हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी सीरीज का चैप्टर नंबर 38 का पार्ट 3 देखेंगे। ये जो हमारा पार्ट 3 है ये लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का। इस पूरे चैप्टर में हम लोग 137 एमसीक्यूज पूरे कर लेंगे, जिसमें कि हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं 100 एमसीक्यूज। इस चैप्टर के अंदर हम लोग जो टॉपिक्स कवर कर रहे थे उनमें है हेरिडिटी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यानी कि आरएनए एंड डीएनए, उसके बाद इवोल्यूशन यानी कि जैव विकास, जिसमें कि हम लोग हेरिडिटी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इन सब के ऊपर सवालों को ऑलरेडी देख चुके हैं। आज इस पार्ट 3 में हम लोग जो भी सवाल करने वाले हैं वो है इवोल्यूशन से संबंधित यानी कि जैव विकास से संबंधित। तो बाकी के 2 पार्ट्स देखने के लिए या फिर एनसीईआरटी सीरीज में अब तक मैंने जितने भी चैप्टर्स करवाए हैं उन सबको देखने के लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो। एनसीईआरटी नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा, सारे ही चैप्टर्स आपको उसमें मिल जाएंगे और इस चैप्टर के दोनों पार्ट्स भी आपको उसी में मिल जाएंगे। 100 तक हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो आज हम इस वीडियो में 101 से आगे चलेंगे। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों की उत्पत्ति, उसके पूर्वजों का इतिहास और उनमें समय समय पर हुए क्रमिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है डैश कहलाता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव इस दुनिया में कैसे आया, जो जीव है इस धरती पे उनके पूर्वज कौन थे, कैसे थे, उनमें क्या खासियत थी और उनमें कैसे कैसे परिवर्तन हुआ, कैसे वो आगे चल करके आज की इस डेट तक पहुंचे हैं। जैसे हम लोग ही हैं, मनुष्य हैं, तो हमारे पूर्वज कैसे थे, कैसे दिखते थे, उनमें क्या खासियत थी, हमारे और उनमें क्या अंतर है, इन सब के बारे में स्टडी किया जाता है इवोल्यूशन के अंदर, जैव विकास के अंदर। तो डी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। ब्रह्मांड लगभग कितना वर्ष पुराना है? ब्रह्मांड लगभग 20 बिलियन वर्ष पुराना है। 20 बिलियन, 1 बिलियन में 100 करोड़ होता है। 1 बिलियन में 100 करोड़ होता है, तो 20 बिलियन में कितना हो जाएगा? 2000 करोड़। 2000 करोड़ वर्ष पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। आप याद रख सकते हो, ब्रह्मांड का निर्माण हुआ आज से 2000 करोड़ वर्ष पहले, यानी ये उम्र हो गया ब्रह्मांड का। पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी यानी पृथ्वी बनी थी 450 करोड़ वर्ष पहले। 4.5 बिलियन यानी कि 450 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी और पृथ्वी पर पहला जीवन आया कोशिकीय रूप में यानी कि एक कोशिका के रूप में 400 करोड़ वर्ष पहले, यानी पृथ्वी के बनने के 50 करोड़ वर्ष बाद जीवन दिखा पृथ्वी पे। बिग बैंग सिद्धांत डैश की उत्पत्ति के बारे में बताता है। बिग बैंग सिद्धांत यानी कि बिग बैंग थ्योरी, इसे महाविस्फोटक थ्योरी भी कहते हैं। महाविस्फोटक सिद्धांत, क्योंकि इस थ्योरी के अंदर कहा जाता है कि एक ऐसा धमाका हुआ, एक ऐसा विस्फोट हुआ, एक ऐसा एक्सप्लोजन हुआ जिसके बारे में कल्पना भी नहीं किया जा सकता, और उसके बाद यूनिवर्स क्रिएट हुआ, उसके बाद ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो बिग बैंग सिद्धांत है ये दिया था लिमेत्रे नाम के वैज्ञानिक ने। लिमेत्रे नाम के वैज्ञानिक ने। ब्रह्मांड में कौन सी 2 गैस सबसे अधिक पाई जाती है? ब्रह्मांड में सबसे अधिक जो गैस पाई जाती है वो है हाइड्रोजन और दूसरे नंबर पर है हीलियम। पहले नंबर पर हाइड्रोजन और दूसरे नंबर पर हीलियम, तो ए हमारा राइट आंसर। पृथ्वी की उत्पत्ति डैश बिलियन वर्ष पहले हुई। पृथ्वी की उत्पत्ति 450 करोड़ वर्ष पहले हुई, यानी पृथ्वी की उम्र है 450 करोड़ वर्ष, लगभग में ये सब है, ठीक है, सारे के सारे क्या है लगभग में। ऐसा हो सकता है किसी किताब में आपको कुछ और डेटा मिल जाए, आज से 400 करोड़ वर्ष पहले हुई या फिर 350 करोड़ वर्ष पहले हुई पृथ्वी की उत्पत्ति, में भी पॉसिबल है, हो सकता है, लेकिन एनसीईआरटी में जो डेटा दे रखा है वो मैं आपको यहाँ पर करवा रहा हूँ। पृथ्वी की उत्पत्ति के समय कौन सी गैस स्वतंत्र रूप से नहीं पाई जाती थी? पृथ्वी की उत्पत्ति के समय पृथ्वी के वातावरण में बोल दो या फिर वायुमंडल में बोल दो, कौन सी गैस नहीं पाई जाती थी? तो वो है ऑक्सीजन। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। पृथ्वी के वायुमंडल में जो गैसेस पाई जाती थी जिस समय पृथ्वी का निर्माण हुआ, उनमें मुख्य रूप से है मीथेन गैस, अमोनिया, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड जलवाष्प यानी कि वाटर वेपर, ये सारे थे मुख्य रूप से। ऑक्सीजन यानी कि O2 ये एब्सेंट था, ये नहीं था, यानी कि ऑक्सीजन गैस उस समय पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पाई जाती थी। तो डी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। पृथ्वी पर सबसे पहला जीवन कब दिखा? पृथ्वी पर सबसे पहला जीवन दिखा आज से 400 करोड़ वर्ष पहले। ए बायोजेनेसिस का मतलब होता है, ए बायोजेनेसिस, एक होता है बायोजेनेसिस, सिर्फ इतना, बायोजेनेसिस यानी कि ए छोड़ करके। तो बायोजेनेसिस का मतलब होता है सजीव से सजीव का निर्माण होना, यानी कि पहले से जो सजीव है उन्हीं से दूसरे सजीव का निर्माण होना, यानी कि एक सजीव से जो उनका बच्चा पैदा होता है वही होता है एक सजीव से दूसरे सजीव का निर्माण होना।
रिप्रोडक्शन के जरिए, तो वो बायोजेनेसिस हो गया। लेकिन यहाँ पर ए बायोजेनेसिस है, मतलब निर्जीव पदार्थ से जीवन की उत्पत्ति, या फिर बोल दो निर्जीव पदार्थ से सजीवों की उत्पत्ति। ए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, राइट आंसर हो जाएगा। क्या ऐसा होता है? निर्जीव पदार्थ से जीवन क्रिएट होता है क्या? निर्जीव पदार्थ से जीवन क्रिएट नहीं होता है, सजीव पदार्थों से होता है। एक सजीव ही दूसरे सजीव को जन्म देता है ना। तो ए बायोजेनेसिस, पहले लोगों का ऐसा मानना था, पहले लोगों का ऐसा थिंक था कि निर्जीव पदार्थों से भी जीवन क्रिएट होता है। लेकिन लुईस पाश्चर का आपने नाम सुना होगा। लुईस पाश्चर आए और उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, पहले से जो लाइफ एग्जिस्ट कर रहा है, पहले से जो जीवन है, उसी से एक नया जीवन क्रिएट होता है, उसी से एक नया जीवन बनता है, निर्जीव पदार्थों से नहीं बनता है। और आज के डेट में आप जानते हो यही बात सही है कि बायोजेनेसिस से लाइफ क्रिएट होता है, ना कि ए बायोजेनेसिस से। जीवन की उत्पत्ति का रासायनिक सिद्धांत किसने दिया? केमिकल थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ लाइफ, ये किसने दिया? केमिकल थ्योरी ये दिया ओपेरिन एंड हाल्डेन ने। ओपेरिन एंड हाल्डेन ने, ये दो वैज्ञानिक हैं। इन्होंने कहा कि जीवन की उत्पत्ति जो है ये कार्बनिक अणुओं से हुई है। जीवन की उत्पत्ति जो है पृथ्वी पर कार्बनिक अणुओं से हुई है, और ये जो कार्बनिक अणु है ये पृथ्वी पर जो उस समय अकार्बनिक अणु थे उन्हीं से मिलकर के बने होंगे। यानी इनके कहने का मतलब ये था कि पृथ्वी के वातावरण में जो भी उस समय पृथ्वी के वातावरण में जो भी उस समय इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे, अकार्बनिक अणु थे, उनसे पहले कार्बनिक अणु बना, यानी कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, और उसके बाद क्या हुआ, लाइफ क्रिएट हो गया। तो अभी आपने जो ए बायोजेनेसिस देखा, ये यहां पर सही बैठता है। यानी पृथ्वी पर जो पहला लाइफ आया होगा वो ए बायोजेनेसिस से ही आया होगा, यानी कि निर्जीव पदार्थों से ही आया होगा। और ओपेरिन एंड हाल्डेन का भी यही कहना है कि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिलकर के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और उसके बाद ये सारे एक साथ आते हैं तो लाइफ क्रिएट हो जाता है। ऐसा हुआ होगा पृथ्वी पर सबसे पहले जो पहला लाइफ आया होगा। तो सबसे पहला लाइफ के लिए, जीवन के लिए ये ए बायोजेनेसिस सही है। लेकिन उसके बाद अब हम बोलेंगे कि नहीं, बायोजेनेसिस से होता है, यानी कि जीवन से जीवन क्रिएट होता है, ना कि निर्जीव पदार्थों से होता है। तो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिलकर के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जैसे कि फैट हो गया, यानी कि लिपिड हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, यही सारे बने होंगे और फिर ये सब एक साथ आए होंगे तो लाइफ क्रिएट हो गया होगा। तो सबसे पहला जो जीवन आया वो एक कोश के रूप में आया, यूनिसेलुलर आया, एक कोश के रूप आया, और वो भी जल में। कभी आपसे पूछ दे कि जीवन की उत्पत्ति सबसे पहले किस में हुई, तो जल में हुई और एक कोश के रूप में हुई। इसीलिए जो वैज्ञानिक है वो चंद्रमा पर पानी ढूंढने के लिए मर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है पानी होगा तभी जीवन होगा। तो पानी के बारे में आपको ध्यान में रखना है। जीवन की उत्पत्ति, लाइफ जो है वो एग्जिस्ट तभी कर पाएगा जब क्या होगा, वाटर होगा, पानी होगा। और एक कोश के रूप में पहला जीवन आया। आप जानते हो एक कोशिका जो है वो लिपिड से, कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, न्यूक्लिक एसिड से, इन सारे चीज़ों से ही तो मिलकर के एक सेल का निर्माण होता है। तो यही ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स अलग अलग बने, फिर एक साथ आए, तब जाकर के क्या हुआ, एक कोशिका का निर्माण हो गया, यानी कि लाइफ क्रिएट हो गया। अब ये जो बातें कही ओपेरिन एंड हाल्डेन ने कि हाँ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, और यहाँ से फिर क्या हुआ, लाइफ क्रिएट हो गया। अब ये सही है या गलत है, इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए दो वैज्ञानिक आए, यूरे एंड मिलर। आपको याद इन्हीं दो का रखना है, इसके अलावा बहुत सारे वैज्ञानिक ने भी इस एक्सपेरिमेंट को किया, आपको याद इनके बारे में रखना है, यूरे एंड मिलर। इन्होंने ये कंफर्म करना चाहा कि ओपेरिन एंड हाल्डेन ने जो कहा क्या वाकई में ऐसा हुआ होगा, क्या ऐसे ही जीवन की उत्पत्ति हुई होगी पृथ्वी पे सबसे पहली बार। तो इन्होंने क्या करा, एक वातावरण क्रिएट किया, इन्होंने एक आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर क्रिएट किया अपने लैब के अंदर। ये पूरा एक सिस्टम तैयार करते हैं और उसके अंदर ये गैसेस लेते हैं, मीथेन, अमोनिया, वाटर वेपर यानी कि जलवाष्प, और हाइड्रोजन। आप याद रखना हाइड्रोजन सल्फाइड, ये क्लास 10th के एनसीईआरटी में दे रखा है कि हाइड्रोजन सल्फाइड भी इन्होंने लिया हुआ था, लेकिन क्लास 12th में नहीं है, तो आप ये भी ध्यान में रखो। ऑक्सीजन नहीं है, ये चीज़ आप ध्यान में रखना, ऑक्सीजन नहीं है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी इन्होंने नहीं लिया। तो ये सारे ये गैसेस लेते हैं और पूरा सिस्टम वैसे ही तैयार करते हैं जैसा कि था अर्थ पे। पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई थी उस समय जो भी माहौल था, पूरा माहौल ऐसा उन्होंने तैयार कर दिया, और
फिर उन्होंने कुछ समय तक छोड़ दिया इस पूरे सिस्टम को, लगभग 20 दिन, किताबों में लिखा हुआ है 20 दिन तक इन्होंने छोड़ दिया, और 20 दिन बाद ये देखते हैं कि अमीनो एसिड बन गया है, अमीनो अम्ल बन चुका है। यानी ओपेरन एंड हार्डे ने जो कहा था कि अकार्बनिक अणु से कार्बनिक अणु पहले बना, तो अकार्बनिक अणु ये सारे तो इनऑर्गेनिक ही है, ये सारे इनऑर्गेनिक है, मॉलिक्यूल्स है, और ये अमीनो एसिड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। तो इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बन चुका है। ऐसे ही बहुत सारे वैज्ञानिकों ने ट्राई मारा, तो किसी को अमीनो एसिड दिखा, जैसे इनको अमीनो एसिड देखा, किसी को कार्बोहाइड्रेट देखा, किसी को प्रोटीन देखा, तो किसी को कुछ और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दिखे, और फिर वही ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो है वो सब एक साथ आते हैं और एक सेल का निर्माण हो जाता है, यानी कि लाइफ क्रिएट हो गया। इसीलिए सबसे ज़्यादा जो है इसी थ्योरी को महत्व दिया जाता है कि हाँ ऐसे ही जीवन पृथ्वी पे आया होगा। सबसे पहला जीवन ए बायोजेनेसिस से ही आया, उसके बाद बायोजेनेसिस हो रहा है। हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, H2NH3CH4 और वाष्प। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इवोल्यूशन को हम लोग ऑर्गेनिक इवोल्यूशन भी बोल देते हैं, इवोल्यूशन बोल दे या फिर ऑर्गेनिक इवोल्यूशन बोल दे, बात एक ही है, ठीक है, बात एक ही है। तो आप कंफ्यूज मत करना कि यहाँ तो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन दे रखा है। जीवन की उत्पत्ति के लिए प्रयोग में मिलर को प्राप्त हुआ, तो मिलर को क्या मिला था, अपने एक्सपेरिमेंट में अमीनो एसिड मिला था। ये जो पूरा इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था इसमें इनको अमीनो एसिड मिला था। अमीनो एसिड से मिलकर के प्रोटीन बनाते हैं, आप जानते हो। निम्न में कौन से ब्रिटिश वैज्ञानिक बाद में भारत के नागरिक हो गए थे। ये एनसीईआरटी क्लास 10th में दे रखा है, तो आपसे पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान में रखिएगा। हार्डेन, बी हमारा राइट आंसर। डैश अनुवांशिक होता है, इनमें से कौन है जो अनुवांशिक होता है, यानी कि इनहेरिटेबल होता है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाता है। एक्वायर्ड कैरेक्टर यानी कि उपार्जित लक्षण। एक्वायर्ड कैरेक्टर ये होता है जो कोई जीव अपने पूरे जीवन काल में प्राप्त करता है। जो भी कैरेक्टर कोई जीव अपने पूरे जीवन काल में प्राप्त करता है उसे हम एक्वायर्ड कैरेक्टर बोलते हैं, और कभी भी एक्वायर्ड कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में नहीं पहुंच पाता है, एक्वायर्ड कैरेक्टर नहीं पहुंच पाता है, तो ये इनहेरिटेबल नहीं होगा, अनुवांशिक नहीं होगा। सोमैटिक म्यूटेशन, सोमैटिक म्यूटेशन वो होता है जो सोमैटिक सेल्स में होते हैं। हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक को हम बोलते हैं सोमैटिक सेल्स, यानी कि हिंदी में दैहिक कोशिका या फिर बोल दो कायिक कोशिका, और दूसरे होते हैं सेक्स सेल्स। सेक्स सेल्स हम ह्यूमन के अंदर, मेल के अंदर स्पर्म होता है और फीमेल के अंदर क्या हो जाएगा, एग हो जाएगा। तो स्पर्म के अंदर, एग के अंदर अगर म्यूटेशन हुआ तो ये अनुवांशिक हो जाएगा। सोमैटिक सेल्स के अंदर होने वाले म्यूटेशन कभी भी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में नहीं पहुंच पाते हैं, और जब म्यूटेशन होगा तो वेरिएशन होगा। जब वो वेरिएशन होगा चाहे वो हार्मफुल आए या फिर यूजफुल आए, वो सोमैटिक वेरिएशन कहलाएगा। तो सोमैटिक म्यूटेशन से सोमैटिक वेरिएशन आएगा, ये अनुवांशिक नहीं होगा। जर्माइनल म्यूटेशन इनमें अगर हो गया, अगर इनमें हो गया तो वो जर्माइनल म्यूटेशन हो जाएगा, यानी कि जननिक उत्परिवर्तन हो जाएगा, और यहाँ से जो भी विभिन्नताएं आती है वो अगले जनरेशन में पहुंच जाएगी। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जर्माइनल म्यूटेशन अनुवांशिक होता है। डैश जैव विकास में कोई महत्व नहीं होता, डैश का जैव विकास में कोई महत्व नहीं होता। जेनेटिक वेरिएशन, जेनेटिक वेरिएशन यानी कि वो वेरिएशन जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पहुंच जाएगा। सोमैटिक वेरिएशन कभी भी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में नहीं पहुंच पाता, ये नहीं होगा, सॉरी यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमसे पूछा है महत्व नहीं होता, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो इवोल्यूशन तभी होगा ना जब एक पीढ़ी का कैरेक्टर दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होगा, तभी जाकर के इवोल्यूशन होगा। जो कैरेक्टर अगले जनरेशन में नहीं पहुंच पाएगा उनका इवोल्यूशन में कोई रोल नहीं होता है, कोई रोल नहीं होता है। तो जेनेटिक वेरिएशन इवोल्यूशन में महत्व है इसका। जर्माइनल म्यूटेशन से ही जेनेटिक वेरिएशन आएगा, तो ये दोनों इवोल्यूशन में महत्व रखते हैं, लेकिन सोमैटिक वेरिएशन नहीं। तो बी हमारा राइट आंसर। आनुवांशिक विभिन्नताओं का कारण हो सकता है, जो जेनेटिक वेरिएशंस देखने को मिलते हैं उनके पीछे क्या कारण हो सकता है। डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है, डीएनए का जब कॉपी बनता है तो उसमें कोई एरर हो जाए, यानी कि 100% एग्जैक्ट कॉपी ना हो, कुछ गलती उसमें हो जाए, तो वहाँ से वेरिएशन देखने को मिल जाता है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जब जीन्स आपस में रिकम्बाइन करते हैं, या फिर बोल दो जो क्रोमोजोम्स होते हैं उनका जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो वहाँ से वेरिएशन देखने को मिलते हैं, और जेनेटिक म्यूटेशन से भी देखने को मिलते हैं। तो ये सारे ही कारण हो सकते हैं। डी हमारा राइट आंसर इनमें से सभी।
डार्विन इंग्लैंड के थे, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। डार्विन इंग्लैंड के निवासी थे और उनकी मृत्यु हो गई। डार्विन इंग्लैंड के निवासी थे और उनकी मृत्यु हो गई 1882 में। बी हमारा राइट आंसर। अगर आपको याद हो तो 1884 में किसकी मृत्यु हुई थी? मेंडल। मेंडल की मृत्यु हुई थी और मेंडल ऑस्ट्रिया के थे। ये है चार्ल्स डार्विन और ये है उनका नाव। उनके नाव का नाम भी ध्यान में रखना है, शिप का नाम ध्यान में रखना है आपको, HMS बीगल। HMS बीगल। डार्विन ने किस जहाज पर समुद्री यात्रा की थी? डार्विन ने इस वाले जहाज पर समुद्री यात्रा की थी और इसका नाम अभी मैंने आपको बताया HMS बीगल। HMS बीगल। ए हमारा राइट आंसर, HMS बीगल। प्राकृतिक चयनवाद। प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, या फिर बोल दो प्राकृतिक वर्णन द्वारा जैव विकास का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन किसने दिया? ये दिया चार्ल्स डार्विन ने। ये चार्ल्स डार्विन है, दाढ़ी वाले बाबा जी, चार्ल्स डार्विन। ए हमारा राइट आंसर। इन्होंने कहा नेचर, प्रकृति उस जीव को सिलेक्ट कर लेता है जो उस वातावरण में रहने के लिए सबसे ज़्यादा फिट है, जो उस वातावरण में रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए सबसे ज़्यादा क्या है? फिट है, जो स्ट्रगल कर सकता है अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। ये एग्जाम्पल जो है क्लास 10th NCERT में दिया हुआ है। ये आप देखो, आपको ग्रीन कलर पर रेड कलर के इंसेक्ट्स दिख रहे हैं। ये जो ग्रीन कलर है यहाँ पर दिखाया गया है कि ये ग्रीन पत्तियों की झाड़ी है, यानी हरी रंग की पत्तियाँ हैं बहुत सारे और उन पर ये बीटल्स हैं। बीटल्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं भृंग। बीटल्स को हम लोग हिंदी में भृंग बोलते हैं। ये इंसेक्ट है और ये देखो ये सारे बीटल्स जो हैं ये रेड कलर के हैं। अब इनका जो बैकग्राउंड है वो ग्रीन है, यानी हरी पत्तियों पर ये लाल रंग के बीटल्स हैं। ये जो बीटल्स हैं ये आपस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, यानी कि लैंगिक जनन करते हैं। और लैंगिक जनन से आप जानते हो विभिन्नताएं आती है, वेरिएशंस आते हैं। यानी एक जनरेशन जब आपस में लैंगिक जनन करते हैं उनसे जो अगला जनरेशन मिलता है उनमें कुछ अंतर होता है, वेरिएशन होता है उनके अंदर। तो ये सारे जो बीटल्स हैं ये आपस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, तो चांसेस है कि हर अगले जनरेशन में कुछ अंतर हमें देखने को मिलेगा। ये अंतर कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे ही क्या हुआ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तो एक अंतर देखने को ये मिला, एक वेरिएशन ये देखने को मिला कि रेड के जगह पर एक ग्रीन बीटल बन जाता है, यानी एक ग्रीन बीटल पैदा लेता है। ये रेड वाले लैंगिक जनन करते थे, लैंगिक जनन में वेरिएशन होता है, एक ग्रीन बीटल यहाँ पर पैदा लेता है। अब देखो इस ग्रीन बीटल वाले को फायदा क्या हो गया? ग्रीन बीटल वाले को देखो यहाँ पर ये फायदा हो गया कि जो रेड बीटल था ना उसको कौवा खा जाता था। जो कौवा होता है, जो क्रो होता है, ये खा जाता था इस रेड बीटल वाले को, क्योंकि इसका कलर रेड था, बैकग्राउंड में कलर ग्रीन था, तो कौवा को ये आसानी से दिख जाता था और कौवा उसको खा जाता था। ग्रीन बीटल वाले को फायदा ये हो गया कि इसका बैकग्राउंड भी ग्रीन है, यानी हरी पत्ती है और इस पर इसके बॉडी का कलर हरा है, तो कौवा उसको देख नहीं पाता था, इसलिए कौवा उसको नहीं खाता था। लेकिन रेड वाले को खा रहा है वो, तो कौवा ग्रीन वाले को नहीं खा पा रहा है क्योंकि कौवा ग्रीन वाले को देख नहीं पा रहा है। तो ये जो ग्रीन वाला है इसकी जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, क्योंकि ये अपने जीन को जो उसको ग्रीन कलर दे रहा है ये अगले जनरेशन में पास कर रहा है, इसीलिए हर अगला जनरेशन क्या हो रहा है? ग्रीन होते जा रहा है। और उन सभी को ये फायदा पहुंच रहा है कि कौवा उसको नहीं खा पा रहा है। और ग्रीन वाले की जनसंख्या देखो, रेड वाले की जनसंख्या देखो घट रही है। यहाँ पर देखो जनसंख्या कितनी अधिक है, यहाँ पर देखो कम है। फिर यही होता चला गया कि कौवा रेड वाले को खाते जा रहा है, ग्रीन वाले अपना जनसंख्या को बढ़ाते जा रहा है। फिर एक समय ऐसा आएगा कि सारा कौवा जो है रेड वाले को खा जाएगा और ग्रीन वाले अपनी जनसंख्या को आगे बढ़ाता चला जाएगा। तो एक टाइम में ये रेड वाला पूरा नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर यह हुआ कि नेचर ने इस ग्रीन वाले को सिलेक्ट कर लिया। नेचर ने इस ग्रीन वाले को सिलेक्ट कर लिया क्योंकि ये अपने वातावरण में सबसे अधिक फिट था अपने आप को जिंदा रखने के लिए, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। इसके पास वो एडवांटेज था जिससे कि वो उस वातावरण में अपने आप को सर्वाइव रख पाता। तो नेचर ने इसको सिलेक्ट करा और ये अपनी जनसंख्या को तेजी से आगे बढ़ाया, और जो अपने आप को फिट नहीं रख पाया उस वातावरण में वो धीरे धीरे क्या हुआ? नष्ट हो गया। यही होता है नेचुरल सिलेक्शन। उपार्जित लक्षणों का वंशागत सिद्धांत किसने दिया? उपार्जित लक्षणों का वंशागत सिद्धांत यानी कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, ये किसने दिया?
थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा कि जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स होते हैं, जो भी एक्वायर्ड कैरेक्टर्स होते हैं, यानी जो भी लक्षण कोई जीव अपने जीवन काल में प्राप्त करता है, वो अगले जनरेशन में यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में नहीं जाता है, वो इनहेरिटेबल नहीं होता है। लेकिन लमार्क का ये कहना था कि जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स होते हैं वो भी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पहुंच जाते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। फिलॉसफी जूलॉजिक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? फिलॉसफी जूलॉजिक ये लिखी गई है लमार्क के द्वारा। फिलॉसफी जूलॉजिक बुक ये लिखी गई है लमार्क के द्वारा। द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक किसने लिखी? द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज ये पुस्तक लिखी गई है चार्ल्स डार्विन के द्वारा। ध्यान में रखिएगा। देखो यहां पर है द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। अगर द ओरिजिन ऑफ लाइफ रहे, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज चार्ल्स डार्विन, द ओरिजिन ऑफ लाइफ इसके लिए आपका आंसर होगा ओपेरिन। म्यूटेशन थ्योरी किसने दिया? म्यूटेशन थ्योरी ये दिया ह्यूगो डी व्रीज ने। ह्यूगो डी व्रीज, सी हमारा राइट आंसर ये है, ह्यूगो डी व्रीज, इन्होंने म्यूटेशन थ्योरी दिया। निम्न में से किसे जैव विकास का आधुनिक सिद्धांत कहा जाता है? मॉडर्न थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो मोस्ट एक्सेप्टेबल है आज के डेट में। इवोल्यूशन का जो सबसे मान्यता प्राप्त सिद्धांत है वो है मॉडर्न थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। इसे हम लोग नियो डार्विनिज्म कहते हैं, नव डार्विनवाद भी कहते हैं। इनके कई नाम हैं, नियो डार्विनिज्म यानी कि नव डार्विनवाद, मॉडर्न थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। तो ये सारे आप ध्यान में रखें। और यहाँ नियो डार्विनिज्म है, इसका मतलब ये मत समझिएगा कि डार्विन ने दिया हुआ है। ये जो पूरा थ्योरी है मॉडर्न थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ये बहुत सारे वैज्ञानिकों का समायोजन है, यानी बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपना अपना थ्योरी दिया हुआ, अपना अपना कॉन्सेप्ट दिया है, और उन सबको मिला करके ये हमारा नियो डार्विनिज्म कहलाता है, या फिर बोल दो मॉडर्न थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन कहलाता है। इसमें म्यूटेशन थ्योरी, जो डार्विन का नेचुरल सिलेक्शन है, जो मेंडल का अपना इनहेरिटेंस का जो भी लॉ है, ये सारे इसमें इंक्लूड है, और भी बहुत सारे हैं थ्योरीज इसके अंदर। तो उन सबको मिला करके मॉडर्न थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बना है, नियो डार्विनिज्म बना है। पूर्व स्थित जाति से नई जाति का विकास, एक जाति जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है उनसे एक नया जाति बनना, उनसे एक नया जाति का डेवलपमेंट, ये कहलाता है स्पेशिएशन, जाति उद्भव, स्पेशिएशन। तो स्पेशिएशन का मतलब क्या होगा? पहले से जो एक जाति है उससे एक नया जाति का क्रिएट हो जाना। समरूप अंग होते हैं, एनालॉगस ऑर्गन्स होते हैं। समरूप अंग क्या होते हैं? समरूप अंग वो अंग होते हैं जो काम करने में एक जैसे हो, सेम इन फंक्शन हो, डिफरेंट इन स्ट्रक्चर हो। समरूप अंग यानी कि समान कार्य, ठीक है, समान कार्य। समरूप अंग यानी कि सामान्य कार्य, और जो उनका डेवलपमेंट होगा वो डिफरेंट होगा। जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा, मूल संरचना जो होती है उनके अंदर, वो अलग अलग होती है। जैसे यहाँ पर देखो, पक्षी के पास जो पंख है, तितली जो कि इंसेक्ट है, कीट है, इसके पास जो पंख है, चमगादड़ जो कि स्तनधारी है, देख रहे हो, ये है पक्षी, ये है कीट, और ये है स्तनधारी। सबके पास पंख है, सब अपने पंख को इस्तेमाल करते हैं उड़ने के लिए, लेकिन इन सब का जो पंख है ना, ये अलग अलग संरचनाओं से बनी हुई है। इन सब का जो डेवलपमेंट है, ओरिजिन है, उत्पत्ति है, वो बिल्कुल ही अलग है। पक्षी, तितली और ये जो चमगादड़ है, इन सब के अंदर जो पंख है उनका संरचना अगर हम देखें, उनका इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो बहुत ही अंतर है, अलग है बिल्कुल, लेकिन सारे का काम एक ही है, सब उड़ने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे ही पेंगुइन और डॉल्फिन के फ्लिपर्स, पेंगुइन और डॉल्फिन के फ्लिपर्स, ये भी क्या है, इनका काम एक होता है, लेकिन जो संरचना है अलग अलग है। ऑक्टोपस और स्तनधारी की आंखें, इनका भी कार्य एक ही है देखना, लेकिन जो स्ट्रक्चर है, जो बनावट है इंटरनल, वो बिल्कुल अलग है। तो समरूप का मतलब होता है सेम इन फंक्शन, डिफरेंट इन स्ट्रक्चर। बस इतनी सी बातें जो है आपको ध्यान में रखनी है। होमोलोगस ऑर्गन, होमोलोगस ऑर्गन यहां पर होगा। समजात अंग होते हैं। अब समजात में क्या होगा? वहां आपने देखा था समान कार्य, समरूप में समान कार्य और समजात में समान संरचना, ठीक है, समान संरचना, इतना आपको ध्यान में रखना है, सेम इन स्ट्रक्चर। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो समजात अंग में देखो, वेल हो गया, चमगादड़, चीता, मानव, इन सब का जो 4 लिम्स होता है, यानी कि अग्रपाद जो होता है, ये सब क्या है ना कि अपने अग्रपाद का इस्तेमाल करते हैं, अपने अग्रपाद का इस्तेमाल करते हैं अलग अलग कार्यों के लिए। अलग कार्य के लिए इस्तेमाल करता है चीता, अलग कार्य के लिए इस्तेमाल करता है चमगादड़, अलग कार्य के लिए, वेल अलग कार्य के लिए। लेकिन अगर हम इन सब का इंटरनल स्ट्रक्चर देखें, एनाटॉमी देखें, सबका एक ही है।
सारे का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, ओरिजिन है, डेवलपमेंट है, वो एक जैसे हैं, लेकिन इन सब का कार्य क्या है, अलग अलग है। इन सब को अपना जैसा माहौल मिला, जैसा वातावरण मिला, उस हिसाब से अपने फोरलिम्ब को ढाल लिए। ऐसे ही जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, जो कशेरुकी होते हैं, जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, मानव, मेढक, पक्षी, छिपकली, इन सब का फोरलिम्ब। तो ये दो जो है आपको ध्यान में रखने हैं। ये सब समजात अंग के उदाहरण है। समजात अंग यानी कि स्ट्रक्चर सेम होगा लेकिन डिफरेंट फंक्शंस होंगे इनमें। प्रयोग और अनुप्रयोग का कानून इसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। यहाँ पर लिख लो किसके द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा। आइडिया ऑफ यूज एंड डिसयूज ये किसने दिया था, लामार्क ने दिया था। लामार्क का कहना ये था कि कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में जिस ऑर्गन का इस्तेमाल जितना ज़्यादा करता है वो उतना ही ज़्यादा ग्रो करता है, और जिसका वो इस्तेमाल नहीं करता है उसका ग्रो जो है बहुत ही कम होता है। पक्षी और कीटों के पंख कैसे होते हैं, अभी आपने देखा था पक्षी और कीट के जो पंख होते हैं, पक्षी, कीट, चमगादड़, इन सब के जो पंख होते हैं वो सब उड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर उन सब का अलग अलग होता है। सी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, उसे हम समरूप बोलते हैं। समरूप यानी कि सम्रान कार्य। मानवीय अवशेषी अंग वेस्टिजियल ऑर्गन ह्यूमन के अंदर कौन है, विजडम टीथ, प्लीहा, थायराइड, पैनक्रियाज। हमारा आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। ये सारे वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखने हैं। देखिए कुछ का कहना तो ये भी है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है 100 से भी अधिक वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं, 100 से भी अधिक वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं, बट आपको केवल इतने ही ध्यान में रखने हैं, केवल ये आपको ध्यान में रखने हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन्स का मतलब ये हो गया कि आज के डेट में हमारे बॉडी में वो फंक्शनल नहीं है, वो कार्य नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे पूर्वज थे उनमें ये कार्य करते थे, उनमें ये फंक्शनल थे, उनमें ये रोल प्ले करते थे। आज के इस डेट में जो है ये फंक्शनल नहीं है हमारे बॉडी के अंदर, जैसे कि अपेंडिक्स हो गया। तीसरी पलक निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, ये जो है आप यहाँ पर देखते हो, ये है निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। थर्ड आईलिड भी इसे बोलते हैं। विजडम टीथ हो गया, विजडम टीथ जो सबसे लास्ट मोलर है, ये 1, 2, 3, 4 ये विजडम टीथ है, अक्ल की दांत हम जिसे बोलते हैं। पुरुष में दुग्ध ग्रंथि यानी कि मेल के अंदर जो मेमोरी ग्लैंड है वो हो गया। उसके बाद पिन्ना का जो मसल है, ये जो बाहर वाला पिन्ना देख रहे हो, इनमें जो मसल्स हैं ये हो गया। और टेल ऑफ वर्टिब्रेट, टेल ऑफ ये हमारा बैकबोन है, इसका ये जो टेल है ये जिसको हम लोग कोकस बोलते हैं। तो ये सारे जो है ऑर्गन जो है ये हमारे बॉडी के अंदर वेस्टिजियल ऑर्गन्स कहे जाते हैं, यानी हमारे बॉडी के अंदर आज के डेट में ये फंक्शनल नहीं है। विकास का सिद्धांत किसने दिया, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। देखो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन जो होता है उसी को हम लोग शॉर्ट में थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन सिंपली बोल देते हैं। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का मतलब क्या समझेंगे, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन, ये चार्ल्स डार्विन ने दिया था। मानव जाति का उद्भव कहां से हुआ, तो मानव जाति का उद्भव हुआ था अफ्रीका में। ह्यूमन स्पीशीज ये सबसे पहले इवॉल्व हुआ था अफ्रीका के अंदर, उसके बाद वहाँ से वो अलग अलग जगहों पर चले गए, माइग्रेट कर गए और पूरी दुनिया में फैले गए, लेकिन सबसे पहले इवॉल्व हुआ था अफ्रीका के अंदर। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। पैलियोंटोलॉजी अध्ययन है, पैलियोंटोलॉजी ये है जीवाश्म विज्ञान यानी कि जीवाश्मों का अध्ययन। योगतम की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किसने किया, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये आइडिया किसने दिया। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब हो गया कि जो वातावरण में सबसे फिट होता है वही सर्वाइव कर पाता है, जो वातावरण में सबसे फिट होता है वही सर्वाइव कर पाता है। ये कहा था हर्बर्ट स्पेंसर ने। हर्बर्ट स्पेंसर ने, डार्विन मत टिक कीजिएगा, हाँ अगर ये ना हो, हर्बर्ट स्पेंसर ना हो तब आप डार्विन टिक मार सकते हो, यानी पहले नंबर पर आप इसको रखेंगे। अगर हर्बर्ट स्पेंसर दिख गया तो डेफिनेटली आपको यही टिक मारना है, अगर ये ना दिखे तब आप डार्विन को टिक मार सकते हो। तो पहले प्रायोरिटी पर आप ये रखेंगे, दूसरे पर ये रखेंगे। डार्विन ने अपना नेचुरल सिलेक्शन जो है ये हर्बर्ट स्पेंसर के सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को ध्यान में रखते हुए दिया था। डार्विन ने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ये जो आइडिया है इसको ध्यान में रखते हुए अपना नेचुरल सिलेक्शन दिया था। तो आप ध्यान में रखेंगे, ये हर्बर्ट स्पेंसर ने ये कहा था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो दिख जाए तो आपको यही टिक मारना है, अगर ना दिखे तो आप डार्विन को टिक मार सकते हो। चंद्रमा पर जीवन नहीं है क्योंकि वहाँ डैश नहीं है। चंद्रमा पर जीवन नहीं है क्योंकि वहाँ पानी नहीं है। पानी है तो जीवन है, जल ही जीवन है, जल है तो ही जीवन है, बिना जल के जीवन पॉसिबल नहीं है। मनुष्यों में अवशेषी अंग है, वेस्टिजियल ऑर्गन है ह्यूमंस के अंदर। तो मेल के अंदर जो मेमोरी ग्लैंड है, ईयर पिन्ना के जो मसल्स है यानी कि ऑरिक्यूलर मसल्स हैं, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन यानी कि थर्ड आईलिड, ये सारे के सारे क्या है,
वेस्टिजियल ऑर्गन माने जाते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। कौन गैलापागोस द्वीप से संबंधित है? तो गैलापागोस आइलैंड आपको ध्यान में रखना है, गैलापागोस आइलैंड आपको ध्यान में रखना है। HMS बीगल जो शिप है वो आपको ध्यान में रखना है। ये सारे डार्विन से संबंधित हैं। डार्विन अपने नाव पर बैठ कर गए थे ना, डार्विन अपने नाव पर बैठ करके ये घूमे थे बहुत सारे जगहों पर। HMS बीगल उनके नाव का नाम था, इस पर बैठ करके वो समुद्री यात्रा किए हुए थे, जिनमें एक था गैलापागोस आइलैंड। ये सबसे ज़्यादा फेमस है क्योंकि यहाँ पर उन्होंने देखा फिंचेज को। फिंचेज क्या है? बर्ड्स हैं, बर्ड का नाम है फिंच। तो उन्होंने बहुत सारे फिंचेज को देखा, और उन्होंने ये देखा कि जो बहुत सारे फिंचेज हैं उनमें सबका जो बीक है, यानी सबका जो चोंच है ना, ये चोंच ये अलग अलग प्रकार के हैं। ये सारे क्या है? चोंच जो है अलग अलग प्रकार के हैं। तो उन्होंने इस पर चिंतन किया, मंथन किया कि भाई सारे के सारे तो फिंचेज ही है, लेकिन इनके चोंच में इतना ज़्यादा वेरिएशन कैसे है? तो इस चीज़ को लेकर के ये काफ़ी फेमस है। तो ये फिंचेज जो है ये गैलापागोस आइलैंड पर ही इन्होंने देखा था, और इन फिंचेज को हम लोग बोलते हैं डार्विन्स फिंचेज। ये ध्यान में रखिएगा, या फिर गैलापागोस फिंचेज या फिर डार्विन्स फिंचेज। जीवन की उत्पत्ति पुस्तक किसने लिखी? द ओरिजिन ऑफ लाइफ, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ये पुस्तक लिखी गई थी डार्विन के द्वारा। यहाँ है द ओरिजिन ऑफ लाइफ, ये जो पुस्तक है लिखी गई है ओपेरिन के द्वारा। तो फाइनली हमारा ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 38, ये होता है समाप्त यहाँ पर। अब तक मैंने जितने भी चैप्टर्स करवा दिए हैं, उन सब को एक साथ आप बाई कर सकते हो। मैं कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूंगा। एक चैप्टर जो अभी आपको इसमें नहीं मिलेगा वो है इकोसिस्टम। ये आपको अभी नहीं मिलेगा। जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, मतलब इकोसिस्टम जब चैप्टर खत्म हो जाएगा, तब मैं आपको एक टेलीग्राम लिंक दूंगा। मैं आपको लिंक दे दूंगा इस चैप्टर खत्म होने के बाद। वहाँ से आप सारे डाउनलोड कर सकते हो। इसके लिए आपको पे नहीं करना पड़ेगा, आप सारे जो है डाउनलोड कर सकते हो इस इकोसिस्टम के PDF को। तो अभी आप बाई कर सकते हो, जिनको भी ज़रूरी है। आप में से काफ़ी सारे कमेंट्स करते हैं कि सारे एक साथ कर दीजिए, हम वेट कर रहे हैं। तो ठीक है, मैं एक साथ सबको कंबाइन कर रहा हूँ। बाद में मैं क्या करूँगा, इस इकोसिस्टम को भी उस PDF में ऐड कर दूंगा और साथ में टेलीग्राम पर भी मैं डाल दूंगा। तो आप सारे लोग जो है बिना पे किए इसको डाउनलोड कर सकते हो। फिलहाल के लिए जो आपको कंबाइंड PDF मिलेगा उसमें इकोसिस्टम चैप्टर नहीं मिलेगा। थैंक यू सो मच।